अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे हास्य मोहब्बत के नॉवल की लास्ट एपिसोड, जो कि अबिहा राजपूत की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। दुल्हनों के शानदार इस्तकबाल और तमाम रस्मों के बाद इरहा और नेहा को अपने अपने कमरे में पहुंचा दिया गया था, जिसको खूबसूरती से गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था। जाफर साहब बेहद खुश थे। इनके दोनों बेटों की शादी हो गई थी और फिर सदीकी साहब से रिश्तेदारी की निस्बत इनकी दोस्ती मजीद मजबूत हो गई थी। मूसा के रुखसती के शोर पर इन्हें मूसा पर बहुत गुस्सा आया था और वो नाराज भी थे, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया था, इसलिए अब इनकी नाराजगी भी दूर हो गई थी। मूसा अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इसके दोस्तों ने कोई बात की कि मूसा का जानदार कहका हॉल में गूंजा। जाफर साहब ने दिल ही दिल में अपने खुबरू बेटे की नज़र उतारी और इसकी खुशियों की दुआ की। जैन तो बेताब बैठा था कमरे में जाने के लिए, इसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। लेकिन भला हो हमजा और अरसलान का, जो जैन के साथ शादी वाली गाड़ी में बैठकर आए थे। जैन ने बहुत कहा कि तुम लोग सुबह आना, लेकिन वो नहीं माने। ज़ैन ने मसनूई जमाई ली और अपने दोनों अतराफ देखा, जहां हमजा और अरसलान इसके साथ जुड़ के बैठे थे। यार, बहुत नींद आ रही है, तुम लोगों के भी ऑफिस जाना होगा। चलो जाओ, सो जाओ, अब बहुत वक्त हो गया है। ज़ैन ने घड़ी देखते हुए कहा और उठने लगा, लेकिन हमजा और अरसलान ने उठने नहीं दिया। सुबह हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, याद नहीं? सब तेरा वलीमा है, इसलिए इस खुशी में छुट्टी है हमारी। आज मिलकर सारी रात जागेंगे, हम दोस्त और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। अरसलान ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा। ओह हेलो, कौन से दोस्त, कौन सी पुरानी यादें? जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों ही मेरे दोस्त नहीं हो, इसलिए निकलो। चलो, अब जैन ने दोनों को घूर कर कहा। और जनाब, जहाँ तक मुझे याद है तुम शहीर के दोस्त हो, ना कि मेरे। और हमजा, तुमने तो दोस्त को ही बीवी बना लिया। अब निकलो और जाकर इनकी नींदें हराम करो, ना कि मेरी। नहीं यार, वो भी दोस्त हैं, लेकिन इनमें तुम जैसी बात कहाँ, तू तो जिगर है। हमजा ने जैन को साथ लगाते हुए कहा, जिसने हमजा को पीछे धक्का दिया। मैं तुम लोगों को दोस्त नहीं मानता। कौन हो भाई तुम लोग? जाओ अपनी अपनी बीवियों के पास और मुझे भी जाने दो। मूसा अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन जैन पिछले 2 घंटों से हमजा और अरसलान से जान छुड़वा रहा था, जो कि जान छोड़ ही नहीं रहे थे। जैन तो मानो रोने वाला हो गया था। वो दोनों मिलकर खूब अगले पिछले बदले ले रहे थे। वो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि दोनों इसके साथ जुटकर मानो इस पर चढ़कर बैठे थे। कमीनों, खुद तो बच्चे पैदा करके बैठे हो और मुझे नए दूल्हे को कमरे में भी नहीं जाने दे रहे। जैन ने दोनों की गर्दनों में बाहें डालकर कसकर दबाया कि दोनों तड़प गए। इतने में मिसेस जाफिर आ गईं। जैन, छोड़ो दोनों को, इतने बड़े हो गए हो और अकल तुम्हें अभी भी नहीं आई, और तुम अभी तक कमरे में नहीं गए। जैन ने सटपटाकर दोनों को छोड़ दिया। आंटी, हम तो कब से बोल रहे हैं कि कमरे में जाओ, भाभी इंतजार कर रही होंगी, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा, बल्कि हमें भी घर नहीं जाने दे रहा। अरसलान ने फौरन कहा, जिस पर मिसेस जाफिर ने घूर कर जैन को देखा। जैन अपनी माँ के कहने पर जल्दी से उठ गया कि ये ना हो कि वो दोनों फिर से इसे पकड़ लें। दोनों ने अपनी हंसी दबाई और अपने अपने घर जाने लगे। जैन कमरे में आया तो इरहा बेड के साथ टेक लगाकर बैठी थी। इसने अभी तक चेंज नहीं किया था। जैन ने सलाम किया और आहिस्ता से बेड पर आकर इरहा के करीब बैठ गया। इरहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैन की नज़रें इरहा के नकुश पर गड़ गई थी। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। इरहा जैन की नज़रों से पजल हो रही थी। हथेलियां पसीने से भीग गई थी। जैन ने इस्तेहकाक से इरहा का हाथ थामा तो इसकी पसीने से तर हथेलियां देकर जैन हल्का सा हंसा और इरहा के मजीद करीब हुआ कि इरहा को इसकी सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई। इरहा ने अपनी नज़रें झुका लीं। तुम्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आज से पहले इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम सच में इतनी खूबसूरत हो, या मुझे ही लग रही हो? शायद शाहिर जो अपनी नज़्मों में हुस्न बयां करते हैं, वो ऐसा ही होता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ, खुद को कितना खुशकिस्मत तस्वर कर रहा हूँ कि जिसे चाहा वो इस वक्त मेरे सामने बैठी है, और दोनों में एक हलाल रिश्ता मौजूद है जिसमें अल्लाह की रज़ा है। जैन ने एक अंगूठी इरहा की उंगली में पहनाई और फिर इस पर लब रख दिए। इरहा जैन की संभल पर जिन जान से लरसी। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा जो तुम्हारे हाथ में आकर कीमती तरीन हो गया है, जैन ने इरहा को देखते हुए कहा। जैन इरहा के सामने लेट गया। टांगे बट के नीचे ही लटक रही थी। इसने इरहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि वह उसके कुशादा सीने से टकराई और आंखें फैलाकर जैन को देखा।
مجھے محبت لفظ کا معنی بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا جو میری زندگی میں میری بیوی بن کر آئے گی میں اسی سے محبت کروں گا، لیکن مجھے آہستہ آہستہ تم سے اٹریکشن ہونے لگی، اور یہ اٹریکشن محبت میں کیسے بدلی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ آئی لو یو، ریئلی لو یو ارہا۔ زین کی آنکھوں میں جذبات کا ایک سمندر تھا، اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی آنکھیں اظہار کر رہی تھی۔ ارہا زین کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگ گئی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں ہوں زین، آپ کیوں مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں؟ کون کہتا ہے تم قابل نہیں ہو؟ کبھی مجھ سے بھی تو پوچھو، زین نے ارہا کا جھمکا کان سے نکالتے ہوئے کہا، جو کہ اسے لگا کہ ارہا جیولری کی وجہ سے کمفرٹیبل میں فیل نہیں کر رہی۔ زین پلیز مجھے کبھی ماضی کا طعنہ مت دینا، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ شاید مجھے سنبھلنے میں یا اس رشتے میں ڈھلنے میں کچھ وقت لگ جائے، پلیز مجھ سے بدگمان مت ہونا۔ ارہا نے اپنا ڈر زین پر ظاہر کر دیا۔ تم نے جتنا وقت لینا ہے لے لو ارہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، پھر میں کیسے تمہیں ماضی کا طعنہ دوں گا؟ سب کا ایک ماضی ہوتا ہے، اور کسی سے محبت کرنا گناہ تو نہیں، اس لیے تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، زین نے کہا۔ ارہا کی جویلری اتاری اور نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ جاؤ چینج کر لو اور فکر نہ کرو، تم ریلیکس رہو، جب تک تم ایزی نہیں ہو جاتی ہم کوئی ایسا رشتہ نہیں رکھیں گے، زین نے ارہا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر چینج کرنے کے لیے جانے لگا۔ ارہا نے آگے بڑھ کر جلدی سے زین کا بازو پکڑ لیا۔ میں کمفرٹیبل ہوں زین، آپ پلیز آگے۔ ارہا سے بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن زین سمجھ گیا تھا۔ آر یو شیور؟ جی جی، ارہا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں مسز زین العابدین، مجھے کوئی جلدی نہیں، سوچ لیا، اور میں جانتی ہوں آپ مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ارہا نے اعتماد سے زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس پر زین گہرا مسکرایا، اور زین پھر سے ارہا کے قریب بیٹھ گیا، جسے ایک دفعہ پھر سے ارہا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ زین نے احتیاط سے ارہا کا دوپٹہ پینوں سے آزاد کروایا اور اسے اپنے احصار میں لیا اور سائڈ لیمپ آف کر دیا۔ اب وہ اسے اپنے عمل سے سراہ رہا تھا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور ارہا بھی اس کی قربت میں پگھلتی جا رہی تھی، اور وہ خود پر رشک محسوس کر رہی تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا ہم سفر اللہ نے دیا ہے۔ یقیناً آنے والی زندگی حسین تر تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ موسیٰ نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ نیہا سامنے کمبل منہ تک اوڑھے لیٹی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ساری جویلری پڑی تھی، اور سامنے صوفے پر ہی اس کا شادی کا جوڑا آدھا نیچے لٹکا پڑا تھا، مطلب وہ چینج کر چکی تھی۔ موسیٰ نے سرد سانس خارج کی اور چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نیہا، جس نے موسیٰ کے آنے پر اپنی سانس تک روک لی تھی، جب اسے کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے کمبل منہ سے ہٹایا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ کمرے سے باہر بھاگ جائے، لیکن اس وقت جائے تو جائے بھی کہاں؟ نیہا نے ٹیرس پر جانے کا سوچا اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ گئی اور ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ موسیٰ جو چینج کر کے باہر نکلا تھا، نیہا اسے دیکھ جلدی سے ٹیرس کا دروازہ بند کرنے لگی کہ موسیٰ نے ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر اپنا ہاتھ دروازے میں رکھ دیا، جس سے دروازہ بند نہیں ہوا۔ موسیٰ نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا اور نیہا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں آؤں گی کمرے میں۔ نیہا اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن موسیٰ نے اسی زبردستی کھینچ کر لا کر بیڈ پر رکھا۔ رات کے اس وقت ٹیرس پر جانے کا کیا ڈرامہ رچا رہی تھی تم؟ ذرا شرم نہیں تم میں؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، تم اپنا ڈرامہ کر رہی ہو؟ ہاں کر رہی ہوں ڈرامہ، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، بالکل بھی نہیں۔ شٹ اپ! موسیٰ غصے سے اتنی اونچی آواز میں بولا کہ نیہا لرز کر رہ گئی۔ موسیٰ نے اس کی ہچکیاں بھرتا وجود دیکھ کر لب بھینچ لیے ہیں۔ میں اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، میں نہیں چاہتا تمہاری گندی سوچوں کی بھنک بھی میرے ماں باپ کو پڑے اور وہ پریشان ہوں، اس لیے تمہارے سارے قصبل میں لندن میں جا کر نکالوں گا۔ ابھی چپ چاپ سو جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ نیہا پہلے تو ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی اور پھر صوفے کی طرف بڑھ گئی، لیکن موسیٰ نے اس کی کلائی جکڑ کر ایک دفعہ پھر سے اسے بیڈ پر بٹھا۔ صوفے پر نہیں، بیڈ پر لیٹو۔ نیہا کچھ کہتی کہ موسیٰ نے وہ ان کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ موسیٰ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر توک نکل کر رہ گئی، اور وہ ڈر گئی تھی کیونکہ اس پر کبھی کسی نے سختی نہیں کی تھی، کیونکہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی، اس لیے خاموشی سے بیڈ پر ایک سائڈ پر ہو کر لیٹ گئی۔ موسیٰ نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا، جو کہ پنک کلر کے باربی پرنٹ والے نائٹ سوٹ میں تھی۔
सिर्फ काम ही नहीं, सोच भी बच्चों जैसी है। इमेच्योर लड़की, मूसा ने सोचते हुए सर झटका और साइड लैंप ऑफ कर दिया और अपनी साइड पर लेट गया। नेहा ने मूसा के लेटने पर जोर से आंखें मीच ली ताकि वो कोई पेशकदमी न कर सके। थोड़ी देर तक जब इसे लगा कि मूसा ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो इसने सुकून से आंखें मूंद ली और थोड़ी ही देर में सो गई। मूसा जो सोने के लिए लेटा था, नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। पास लेटे नाजुक और खुशबूदार वजूद ने सारी नींदें उड़ा दी थी। इसकी मनपसंद औरत पहलों में थी। मलकियत का एहसास सर चढ़कर बोल रहा था। जब करवटें बदल बदल कर थक गया तो मूसा झुंझलाकर उठ बैठा। उफ, क्या मुसीबत है यार, स्टूपिड गर्ल। इसने गुस्से से नेहा को देखा, जो कि इसकी नींदें हराम करके खुद आराम से सो रही थी। मूसा दोबारा लेट गया और अब वो नेहा के करीब होकर लेटा और इसका मुंह अपनी तरफ करके अपने बाजू पर इसका सर रखा और इसके नकुश को गौर से देखने लगा। क्या फ़ायदा इतने हुस्न का, जब शोहर को बेचैन ही रखना है। मुआफ़ नहीं करूँगा इस सब के लिए तुम्हें, जो मेरे इतने खूबसूरत दिन को बर्बाद किया है तुमने। हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें इस सब का। मूसा ने इसके बालों में मुँह छुपाया और इनकी मदहोश करने वाली खुशबू को इनहेल करने लगा। इसे लगा कि अभी उठकर जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ेगी इस पर, लेकिन वो तो गहरी नींद में सोई हुई थी। मूसा ने इसके बालों से मुंह निकाल कर घूर कर इसे देखा, जो कि शायद अगली पिछली सारी नींदें आज ही पूरी करने का इरादा करके सोई थी। जालिम, मूसा बड़बड़ाकर फिर से इसके बालों में मुंह छुपाकर आंखें मूंद गया। कुछ ही देर में नींद इस पर भी मेहरबान हो गई। क्या बात है साहिर, आप परेशान हैं? इरहा की रुखसती के बाद से सानिया ने देखा कि साहिर उदास सा है, इसलिए वो अपने घर जाने की बजाय साहिर के साथ आ गई थी। कुछ खास नहीं यार, बस इरहा को मैंने बाप बनकर पाला है, अब वो रुखसत हुई है तो दिल परेशान सा हो गया है। साहिर ने सानिया की गोद में सर रखते हुए कहा, जिस पर सानिया इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आप इस तरह परेशान मत हो साहिर, बस इरहा के लिए दुआ करें कि वो खुश रहे। अल्लाह इसका नसीब बहुत अच्छा करे। जैन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, यकीनन वो इराहा को खुश रखेंगे। मैं जानता हूँ सानिया, वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए तो मैंने अपनी बहन के लिए उसे चुना है। लेकिन मुझे इराहा की फ़िक्र है, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। शायद वो अभी तक हमजा को भूल नहीं सकी। मोहब्बत भूलना इतना आसान नहीं होता। आई एम सॉरी सानिया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि हमजा तुम्हारी बहन का शोहर है, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं साहिर, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जब एक इंसान से मोहब्बत हो जाए फिर उसे दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मोहब्बत की है, इसलिए मैं ये सब जानती हूँ। जब हमारी मंगनी टूटी थी, आप नहीं जानते वो कितने अजियतनाक दिन थे, कैसे रातें जाग जाकर और रो रो कर गुजारी थी मैंने। और दिन में फिर से अपने टूटे वजूद को यकजा करके अपने माँ बाप के सामने झूठी मुस्कान लबों पर सजाए रखती थी, ताकि इनको तकलीफ ना हो। सानिया की बात पर साहिर ने सानिया की गोद से सर उठाकर इसे सीने में भेज लिया। तुम नहीं जानती सानिया, वो वक्त मैंने भी कैसे गुजारा था। बाखुदा, अगर तुम मुझे ना मिलती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। मोहब्बत में हिजर बहुत जानलेवा होता है, पल पल आपको तड़पाता है, और कभी इंसान रिश्तों की चक्की में ऐसा पिस जाता है कि वो न चाहते हुए खुद अपने हाथों से हिजर अपना मुकद्दर बना लेता है। लेकिन शायद मेरा अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान था जो तुम मुझे मिल गई। साहिर ने सानिया के हाथ चूमते हुए कहा। चलें छोड़े, अब ये अफसरदा बात है, जो गुजर चुका उसे याद करके क्या अफसरदा होना। और इरहा की फिक्र छोड़ते वो बहुत खुश रहे। निकाह के पाक रिश्ते में ऐसी तासीर होती है कि वो दो दिलों को आपस में जोड़ देता है। इंशाल्लाह इरहा भी मूव ऑन कर जाएगी, इसलिए अब आप सो जाए जनाब, क्योंकि सुबह रिसेप्शन की तैयारियां भी करनी है। मेरी प्यारी बीवी, मैं ऐसे ही तो नहीं सोने वाला। ये जो आप इतने दिन अपने मायके गुजार कर आई हैं, इनका हिसाब किसने चुकाना है? नो साहिर, मैं बहुत थक चुकी हूँ, छोड़े मुझे। थक तो मैं भी बहुत चुका हूँ, इसलिए अब कोई मज़ाहमत काम नहीं आएगी। साहिर ने सानिया की गर्दन में मुँह छुपाया, जिससे सानिया की खिलखिलाहट कमरे में गूंजी। साहिर, गुदगुदी होती है प्लीज़। लेकिन साहिर ने जानबूझकर फिर से उससे गुदगुदी की, जिससे एक दफ़ा फिर से सानिया खिलखिलाई और साहिर इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। बेशक सब्र के साथ काम लिया जाए तो मुश्किल के बाद आसानी का वादा अल्लाह ने किया है। रिसेप्शन के अगले दिन ही मूसा और नेहा की फ्लाइट थी, इसलिए अब वो सब एयरपोर्ट पर खड़े थे। नेहा अपनी बहनों के गले लगी, इसकी आंखें सुबह से ही नम थी। अब
भी वो सिद्दीकी साहब के गले लगकर रो रही थी, जिन्होंने इसे बहुत सी नसीहतें की और तसल्लियां दी कि सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, फिर इसने वापस आ ही जाना है। थोड़ी ही देर में इनके जहाज ने उड़ान भरी तो सिद्दीकी साहब कितनी देर वहीं खड़े रहे। अनाया और सानिया जानती थी कि वो नेहा से बहुत क्लोज हैं, इसलिए अफसरदा है अनाया और सानिया सिद्दीकी साहब के दाएं बाएं इनके गले लग गई। डोंट वरी डैड, 2 साल बाद वो वापस आ जाएगी और फिर रोज़ वीडियो कॉल पर बात तो होगी, इसलिए आप परेशान ना हो। सिद्दीकी साहब ने दोनों की पेशानी चूमी। मूसा और नेहा लंदन अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। मूसा ने सामान रखा और खुद सोफे पर बैठकर आंखें मूंद लीं। नेहा तो बहुत ज़रूरत के वक्त भी इसे मुखातिब नहीं करती थी, बस चुप चुप रहती थी। यहाँ पर कोई मुलाजिम नहीं मेरे पास, इसलिए हमें खुद ही खाना तैयार करना पड़ेगा। फ्रिज में तकरीबन हर चीज़ पड़ी होगी, इसलिए देख लो तुम क्या बनाना है। मुझे बहुत भूख लग रही है। नेहा खामोशी से उठ गई और किचन में चावलों के थैले पड़े थे और फ्रिज में चिकन भी पड़ा था, इसलिए इसने बिरयानी बनाने का सोचा और तैयार ही करने लगी। साथ ही वो कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाने लगी ताकि कुछ फ्रेश हो सके। वो कॉफ़ी बनाकर खामोशी से मूसा के सामने रख गई और मूसा जब्त से इसकी तेवर देख रहा था, जो इसे मुखातिब करना भी पसंद नहीं करती थी। मूसा जो इसकी थकावट का एहसास करते इसके साथ खाना बनाने में मदद करना चाहता था, वो अभी ढीठ बनकर सोफे पर बैठा रहा। बेशर्मों की तरह सोफे पर टांगे फैलाकर बैठे हैं। इतना नहीं कि बीवी भी थकी हुई है, इसकी कुछ मदद ही कर दे। नेहा किचन में जल्दी गिरती सोच रही थी। बिरयानी बनाने के बाद नेहा ने डाइनिंग टेबल पर जोर से बर्तन पटके कि वो मुतवज्जा हो। मूसा भी जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। खाना खाने के बाद मूसा अपने कमरे में आराम करने चला गया। नेहा दूसरे कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन वो लॉक था, इसलिए मजबूरन वो भी इसी कमरे में आकर बेड पर मूसा की तरफ पुष्ट करके लेट गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों सो गए। पिछले एक हफ्ते से मूसा नेहा के एडमिशन के सिलसिले में बिजी था। नेहा और मूसा के दरमियान वही खामोशी थी, दोनों ही एक दूसरे को मुखातिब नहीं करते थे। वो लीजा से भी मिला था, जो इसे देखकर बहुत खुश हुई थी और शुक्र किया था कि वह पाकिस्तान से वापस आ गया है, लेकिन इनकी ठीक से बात नहीं हो सकी थी। आज की क्लास की इसे कुछ समझ नहीं आई थी और वो पहले भी कुछ समझ ना आए तो मूसा से मदद लेती थी, इसलिए वो इसके अपार्टमेंट में चली आई। लीजा ने दरवाज़ा नॉक किया तो मूसा ने खोला। हेलो मूसा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? आओ अंदर। हाँ, मूसा लीजा को अंदर लेकर आया। नेहा जो किचन में थी लीजा को देखकर इसके अंदर कुछ चुभन छन से टूटा, इसके सारे जख्म ताज़ा हो गए। लीजा का कहा एक एक लफ्ज़ इसे याद आया, मतलब वो बेशर्मी की हद कर रहा था। नेहा के सामने ही लीजा को अपने घर बुलाया था। मूसा ने लीजा को सोफे पर बैठने को कहा और खुद सामने बैठ गया। कोई काम था? मूसा ने बात का आगाज़ किया, क्योंकि वो पहले कभी इस तरह इसके घर नहीं आई थी। हाँ, कुछ टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही थी, वो डिस्कस करने आई हूँ। क्या तुम्हें बुरा लगा मेरा आना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम पहले कभी आई नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि नेहा चाय और लवाजमात लेकर आई, जिससे मूसा को खुशी हुई कि इसने घर आए मेहमान की इज्जत की है, जबकि लीजा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो एकदम हैरत से मूसा को देखने लगी, जबकि मूसा इसकी हैरत पर मुस्कुराया। लीजा, मीट माई वाइफ नेहा। तो मैं बताया था ना, अपने निकाह का अपनी अब रुखसती हो गई है। नेहा अब यहाँ ही रहेगी मेरे साथ। ये भी मेडिकल की स्टूडेंट है। अरे रुखसती? लेकिन कब? तुमने तो मुझे बताया नहीं। लीजा ने मुश्किल से अपने हवास काबू किए, लेकिन इसकी हालत फिर से ख़राब हो रही थी, वो पैनिक हो रही थी। मेडिसिन भी नहीं थी इसके पास। मैं पाकिस्तान गया ही इसलिए था। यार बैठो, चाय पियो। नेहा ने तंजिया नज़रों से दोनों को देखा। लीजा के चेहरे पर पसीना चमकने लगा था। मूसा ने तशवीश से लीजा को देखा। लीजा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, बैठो नीचे। मूसा ने लीजा का बाजू पकड़ा तो लीजा फौरन मूसा के गले लग गई, जिस पर मूसा भी बौखला गया और नेहा ने मुंह पर हाथ रख लिया। इस बेशर्मी पर खूनख्वार नज़रों से दोनों को देखने लगी। मूसा ने नेहा को देखा तो नेहा के तेवर देखकर अपनी जगह चोर सा बन गया। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए नरमी से लीजा को खुद से अलग करने लगा। लेकिन लीजा अलग नहीं हुई, बल्कि मजीद मूसा के सीने में घुस गई। अब नेहा की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए नेहा आगे बढ़ी और लीजा को जोर से बाजू से खींचकर मूसा से अलग किया। ओ बेशर्म मिस अंग्रेज़न। चूंकि लीजा का हुलिया अंग्रेज़ों जैसा था, इसलिए नेहा ने इसे यही खिताब दिया।
शर्म नहीं आती दूसरों के शौहरों से चिपटने पर? ऐसे तो आज तक मैं इसके गले नहीं लगी जैसे तुम लगी हो। हालांकि लीगल बनता है वो मेरा। चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, और अपने बंदे को मैं खुद ही सीधा कर लूँगी। इसके जो पेच ढीले हुए हैं मैं टाइट कर लूँगी। तुम दोनों ने क्या समझा कि मैं 19वीं सदी की बेचारी कमज़ोर लड़की हूँ जो चुपचाप दोनों का मुआशका देखती रहूँगी? अपनी आंखों के सामने तुम दोनों के रोमांटिक सीन्स देखूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, चलो शाबाश, निकलो। निकलो। नेहा ने लिजा का हाथ पकड़ा और इसे दरवाजे के पास लाकर छोड़ा, जबकि मूसा होंकों की तरह नेहा को देखने लगा। नेहा, बिहेव योरसेल्फ, मेहमान है वो। तबीयत अपसेट है इसकी। मूसा जल्दी से दोनों के दरमियान आया। तो क्या तबीयत खराब है तो किसी से भी लिपट जाएगी, या फिर ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आपके लिए ही है? नेहा ने तड़क कर मूसा को जवाब दिया। मूसा कुछ कहता इससे पहले ही लिजा ने थप्पड़ नेहा के मुंह पर मार दिया। समझाया था ना मैंने तुम्हें कि मूसा सिर्फ मेरा है। दफा हो जाओ इसकी जिंदगी से, फिर क्यों आई हो वापस इसकी जिंदगी में? बताओ मुझे, लिजा ने चीख कर कहा, जबकि मूसा तो अपनी जगह से हिल भी ना सका, क्योंकि बात ही ऐसी की थी लिजा ने। मूसा, तक तुम छोड़ दो इसे, ये तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। तलाक दे दो इसे प्लीज़ मूसा, प्लीज़, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। लीजा मूसा के सीने पर हाथ रखकर मूसा की आंखों में देखकर हिचकियों से रोते मिन्नतें करने लगी, जबकि मूसा ने किसी अछूत की तरह इसे पीछे धकेला। शटअप लीजा, जस्ट शटअप। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। अरे मैं तो तुम्हें दोस्त मानता था, एक अच्छी लड़की समझता था। तुम्हें बताया था कि मैं नेहा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर भी तुमने हमें दूर करने की कोशिश की। हाँ, दूर करने की कोशिश की थी मैंने, बल्कि मैंने नेहा का नंबर भी ब्लॉक किया हुआ था। तुम्हारे मोबाइल से मैंने खुद कॉल करके कहा था कि ये दूर हो जाए तुमसे, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन ये फिर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ गई। ब्लडी, इससे पहले कि लीजा कोई गलत जुमला बोलती, मूसा ने खींच कर थप्पड़ लीजा के मुंह पर मारा। दफा हो जाओ यहाँ से लीजा, गेट आउट। आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मूसा ने गुस्से से धारते हुए कहा। प्लीज़ मूसा, मुझ में क्या कमी है? मैं स्टेटस, खूबसूरती, हर चीज़ में नेहा से बेहतर हूँ, तुम्हें बहुत चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपना लो। नेहा को छोड़ दो प्लीज़। अब लिज़ा फिर से मूसा से लिपट कर रोने लगी, जबकि मूसा ने फिर से उसे खुद से दूर धकेला। आई हेट यू लिज़ा, गेट आउट। लिज़ा ने टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट से छुरी उठाई और नेहा के हाथ पर मार दी, जिससे बल खून नेहा के हाथ से बहने लगा। मैं इस मुसीबत की जड़ को ही ख़त्म कर दूंगी तुम्हारी ज़िंदगी से। ये जाएगी, मैं नहीं। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लिज़ा ने टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट से छुरी उठाई और नेहा के हाथ पर मार दी, जिससे बल खून नेहा के हाथ से बहने लगा। मैं इस मुसीबत की जड़ को ख़त्म ही कर दूंगी तुम्हारी ज़िंदगी से। ये जाएगी, मैं नहीं। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लिज़ा दूसरा हमला करती गई, इससे पहले ही मूसा ने इसका हाथ पकड़कर छुरी खींचकर नीचे फेंकी और लिज़ा को खींचकर अपार्टमेंट से बाहर लेकर आया, जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। दफ़ा हो जाओ, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम लड़की हो और मेरी दोस्त रह चुकी हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, वरना जैसा सलूक तुमने नेहा के साथ किया है, मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। अब निकलो यहाँ से। मूसा इसे वहीं छोड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। लीजा ने भागकर मूसा का हाथ पकड़ लिया। नहीं मूसा, प्लीज़ नहीं, जबकि मूसा ने अपना हाथ छुड़वा लिया, जिससे लीजा मुँह के बल गिरी। अपार्टमेंट पहुंचने तक मूसा को लीजा के चीखने की आवाज़ें आती रहीं। लीज़ा बाहर बैठकर चीख-चीख कर रोती रही, और जब इसे लगा कि मूसा नहीं आएगा, तो गुस्से से अपने बाल नोचने लगी। तुम सिर्फ मेरे हो मूसा, सिर्फ मेरे। डैड कहाँ है? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे किसी से भी छीन कर मूसा को दे देंगे। मुझे डैड से मिलना होगा, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, ये भी ज़रूर करेंगे। और नेहा को तो मैं मार दूंगी, इसकी मौत लाजिम है अब। फिर मूसा मेरे पास ही आएगा। लीज़ा अपनी गाड़ी में बैठी और फुल स्पीड में गाड़ी चला दी। इस पर इस वक्त जुनून सवार था, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। वो स्पीड तेज से तेज करती जा रही थी। गाड़ी इसके डैड के ऑफिस के रास्ते में थी कि अचानक एक गाड़ी सामने आ गई। लिज़ा की गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से एकदम गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई और शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो गया। लिज़ा ने आखिरी मंजर जो देखा, वो सामने वाली गाड़ी को आग लग चुकी थी और लोग जमा हो गए थे।
इसके बाद लिज़ा की आंखें बंद हो गई। लिज़ा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में ले जाया गया था। लिज़ा के डैड भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इनके हाथ पैर कांप रहे थे। एक ही तो बेटी थी इनकी, जिनसे वो शदीद मोहब्बत करते थे। इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश उन्होंने पूरी की थी। कभी इसे कांटा तक नहीं लगने दिया था। लेकिन अब वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। तकरीबन 5 घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो लिज़ा के डैड बेताबी से इनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर, मेरी बेटी, आई एम सॉरी, वो कोमा में जा चुकी हैं। इनके दिमाग पर चोट आई थी। वो होश में कब आती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन भी लग सकता है, एक महीना भी, या एक साल भी, या फिर सारी जिंदगी भी, डॉक्टर बताकर आगे बढ़ गए। जबकि लीजा के डैड वही बुत बने खड़े रहे। लीजा जो नेहा को मारने की बातें कर रही थी अब खुद बिस्तरे मर्ग पर थी। और इसके डैड जिन्हें गुरूर था कि वो दुनिया की हर चीज अपनी बेटी को दिला सकते हैं, फिर चाहे छीननी ही क्यों ना पड़े, अब बेटी की जिंदगी के लिए तड़प रहे थे। इंसान जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में आता है फिर इसकी औकात चूंटी जितनी भी नहीं रहती। मूसा ने नेहा का हाथ थामा जिसमें से खून निकल रहा था। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और एहतियात से नेहा का जख्म साफ करके इस पर पट्टी बांधी और साथ इसे दर्द की दवाई दी, क्योंकि कट गहरा था। नेहा खामोशी से मूसा के हर एक्ट को देख रही थी। दिल में दर्द हो रहा था कि इसने अपने इतने चाहने वाले शोहर पर शक कर लिया, एक अजनबी लड़की की बातों में आकर इस पर यकीन कर लिया, और मूसा के किरदार को कितना हल्का समझ लिया था इसने, और तलाक तक मांग ली थी। समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे नजरें मिलाए इसे। इसे मूसा के अल्फाज याद आ रहे थे कि जब तुम्हें एहसास होगा फिर आसानी से मुआफ़ी नहीं मिलेगी, और इसे लग भी रहा था कि मूसा इसे इतनी जल्दी मुआफ़ नहीं करेगा। मूसा उठने लगा तो नेहा ने मूसा का बाजू पकड़ लिया और इसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी मूसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैंने आप पर यकीन नहीं किया, आपको बुरा भला कहा, प्लीज़। नेहा सिसकने लगी। मूसा ने नेहा को खुद से अलग किया और खामोशी से बाहर निकल गया। इसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था नेहा से, और नेहा को इसकी यह खामोशी ज़्यादा अज़ियत दे रही थी। मूसा 2 दिन से खामोश था, बस किसी ज़रूरी बात का जवाब दे देता बस। और अब नेहा को समझ आई थी कि खामोशी की मार कितनी बुरी होती है। वो भी तो खामोश रहकर मूसा को सज़ा ही दिया करती थी। नेहा उठकर अपने कमरे में आई। सोच सोच कर दिमाग पागल हो रहा था कि कैसे अपने रूठे शोहर को मनाए, जो कि बज़ाहिर खामोश था, लेकिन इसकी आंखें नेहा से शिकवा कर रही थी। मूसा अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था काफ़ी टाइम से। नेहा ने अलमारी खोली और ड्रेसेस देखे जो वो साथ लेकर आई थी। अनाया ने इसे एक साड़ी गिफ्ट की थी जो कि ब्लैक कलर की खूबसूरत सी साड़ी थी। नेहा इसे साथ लेकर आई थी और अब वो शॉवर लेने चली गई। शॉवर लेकर इसने वो साड़ी पहनी जो कि इसके धोतिया रंग पर खूब जच रही थी। नेहा ने खुद को आईने में देखा, जहाँ वो बगैर किसी हार श्रृंगार के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज वो हर किस्म का श्रृंगार करना चाहती थी मूसा के लिए। इसलिए मेकअप से मजीद अपने नक्श को संवारने लगी। ज्वेलरी पहनकर इसने खुद को देखा तो खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि वो बेइंतहा हंसी लग रही थी। नाक में मूसा की दी हुई लौंग भी पहनी थी, जो वो काफी टाइम से उतार चुकी थी। गुस्से में, क्या ये हुस्न मूसा को पिघला सकेगा? नेहा ने दिल में सोचा, और इसने मोबाइल उठाया और जल्दी से मूसा को कॉल मिलाई, जो तीन जो 2-3 बेल के बाद उठा ली गई। प्लीज़ मूसा, जल्दी घर आ जाएं प्लीज़, नेहा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब वो फ़ोन को देखकर मुस्कुराने लगी और फिर इसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। हाय मेरे अकड़ू सड़ू प्लस क्यूट शोहर जी, देखती हूँ अब आप अपनी बीवी के हुस्न से कैसे बचते हैं। लेकिन आज मुझे आपके कदमों में गिरकर भी आपको मनाना पड़ा तो मैं मना लूँगी। अब मैं मज़ीद अपना रिश्ता गलत फहमियों की नज़र नहीं होने दूँगी। गलती मेरी है तो इसका दावा भी मैं ही करूँगी। नेहा ने सोचते हुए आंखें मूंद लीं और मूसा का इंतज़ार करने लगी। मूसा चूंकि घर के रास्ते पर था, इसलिए 20 मिनट में वो घर पहुंच गया, और देखा तो नेहा लॉन्च में नहीं थी, इसलिए वो फौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नेहा, जिसे मूसा के आने का पता लग गया था, अब नर्वस होकर ड्रेसिंग के पास जाकर रुख मोड़कर खड़ी हो गई। मूसा कमरे का दरवाज़ा खुलकर फौरन नेहा की तरफ बढ़ा। क्या हुआ नेहा, तुम ठीक हो? मूसा ने नेहा का रुख अपनी तरफ किया तो ठठक कर रुक गया। धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई। वो पूर पूर सजी हुई थी, कुंदन सरापा खुशबुओं में बसा हुआ था, जो किसी के भी हवास गुम कर सकता था। मूसा ने अब गौर किया तो इसने ब्लैक साड़ी जेबतन की हुई थी। मूसा ने गुस्से से नेहा को देखा, तुम मजाक कर रही थी और मैंने ये 20 मिनट का
सफ़र कैसे तय किया है ये मैं ही जानता हूँ। मूसा ये बोलकर बाहर जाने लगा, लेकिन नेहा जल्दी से पीछे से इसके गले लग गई। मूसा ने अपने पेट के गिर्द इसकी लिपटी बाहें हटाना चाहिए, लेकिन नेहा ने गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी और अपना सर इसकी कमर पर टिका लिया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मूसा ने हाँ ने आंसू बहाते हुए कहा, जिस पर मूसा ने लब भींच लिए। नेहा अब हिचकियों से रोना शुरू हो चुकी थी, जिस पर मूसा ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। नेहा, क्या चाहती हो तुम? माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दे। मेरा कोई कसूर नहीं। वो लिसा मुझे भड़काती रहती थी, मेरा दिल जलाती रहती थी, तो फिर मैं क्या करती? आप ही बताएं। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं किसी लड़की को भी आपके इर्द गिर्द। मेरा दिल चाहता था मैं इसकी जान ले लूँ, लेकिन जब सोचती थी आप बेवफा हैं तो मैं अंदर से टूट जाती थी। दिन ब दिन मर रही थी मैं सोच सोच कर। वो बाजू मूसा के सर पर रख कर रोना शुरू हो चुकी थी। मूसा ने इसे सीधा किया और बेड पर लाकर बिठाया। तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम मुझे आवारा, बेवफा, बदकिरदार क्या कुछ नहीं कहती रही, और अब जब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई है तो तुम मुझसे मुआफ़ी मांगने लग गई हो। क्या माफ़ करना इतना आसान होता है? नहीं नेहा बीबी, ये इतना आसान नहीं होता। कल कला को कोई भी मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ भी आकर बोल देगा तो तुम फौरन यकीन कर लोगी। मैं अभी तुम्हें मुआफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मूसा उठने लगा तो नेहा ने मूसा की शर्ट दोनों हाथों से मुट्ठियों में भींच ली। मानती हूँ गलत किया, पर माफ़ी मांग रही हूँ ना, और अगर आपने माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं ऐसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। मूसा ने नेहा से अपनी शर्ट छुड़वाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा खोलता कि इसे कुछ टूटने की आवाज़ आई। मूसा ने पीछे देखा तो नेहा साइड टेबल पर पड़ा हुआ ग्लास तोड़ दिया था और इसे कांच का एक टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया। नो नेहा, मूसा सेकंड के 1000वें हिस्से में नेहा तक पहुंचा और इसके हाथ से कांच छीना, लेकिन तब तक काफी कट आ चुका था जिसमें से खून निकल रहा था। आर यू मैड, स्टूपिड गर्ल? अगर ज्यादा लग जाता तो तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। मैंने कहा था ना कि जान दे दूंगी। मूसा ने घूर कर देखा। तुमसे 2 दिन की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं हुई, और मुझे 2 सालों से तुम यही सजा दे रही थी। मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा था ना। मैंने सोचा था तुम्हें इतनी आसानी से मुआफ़ नहीं करूँगा, लेकिन तुम लड़कियों के पास बहुत तरीके होते हैं शोहर को काबू करने के। अगर तो ये सब तैयारी मेरे लिए की है तो मुबारक हो। मैं वाकई ही तुम्हारे हुस्न के जाल में फंस चुका हो, और ये काम तो तुम 3 साल पहले से कर चुकी हो। ऐसा अपने शहर में गिरफ्तार किया है कि मैं किसी तरफ जा ही नहीं सका। तुम्हें इस रूप में देखकर दिल की धड़कनें शोर मचा रही हैं। मूसा ने नेहा का हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रख दिया। मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, लेकिन इस शर्त पर कि तुम कभी दोबारा मुझ पर शक नहीं करोगी। हमारे रिश्ते में एतबार सबसे पहले होगा। मूसा के समझाने पर नेहा ने सर हिलाया। मूसा ने खींचकर नेहा को करीब किया। और अब तुम्हारे हुस्न को खराज पेश करूंगा। मेरे लिए जो इतनी मेहनत की है इसका सिला भी तो मिलना चाहिए ना। मूसा ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, जबकि नेहा की सारी बहादुरी हवा हो गई। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं। मूसा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाना चाहिए। मूसा इसके हाथों की लर्जिश बखूबी महसूस कर रहा था, जिस पर मूसा के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। सोना तो है, लेकिन तुमसे काफ़ी हिसाब किताब निकलते हैं, वो सब पूरे करके। बीवी, अब तुम बचो मेरी दीवानगी से। मेरी शादी की सारी रात तुमने अपने फजूल से शक में बर्बाद की थी, लेकिन आज कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। नो मूसा प्लीज़। लेकिन मूसा ने इसे बाहों में भर लिया और बेड पर लेटाकर इस पर किसी घटा की तरह छा गया और इसकी नोज पिन पर लब रखे। आई लाइक इट। तुम्हारी ये मनाने की अदा बेहद पसंद आई। मुझे अब ऐसे ही मनाया करो मुझे जब भी मैं रूठूं। मूसा ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन नेहा ने मूसा की आंखों से लपकते जज्बात की ताब न लाते हुए आंखें शर्म से बंद कर ली, जिस पर मूसा गहरा मुस्कुराया और इसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। नेहा को अपनी गर्दन पर इसके लब रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। दिल की धड़कनें इसके लब्ज़ पर तेज से तेज तर होती जा रही थी, लेकिन अब फरार नामुमकिन था, क्योंकि वह मूसा की मजबूत पनाहों में थी। इसलिए खुद को इसके सुपुर्द कर गई, जिसकी गिरफ्त इसके गिर्द सख्त से सख्त होती जा रही थी। आज तमाम रंजिशें दूर हुई थी और जीत मोहब्बत की हुई थी। साल बाद 15 आज जरदाद की 20वीं सालगिरह थी, और दूसरी तरफ नेहा और मूसा अरसे बाद वापस मिलने के लिए आ रहे थे अपने दोनों बच्चों के साथ। मूसा एक कामयाब चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन चुका था, जबकि नेहा गायनाकोलॉजिस्ट। इनके 2 बच्चे थे, नवाल और मेसम। मेसम 12 साल का, जबकि नवाल 10 साल की बच्ची थी। शहीर भी अपनी फैमिली के साथ था। आहिल भी 20 साल का था, जबकि इनकी एक बेटी 12 साल की थी, अमाया शहीर।
सानिया और साहिर की भी एक बेटी थी, स्नेहा। जैन और इरहा की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब 15 साल बाद अल्लाह ने इन्हें ये खुशखबरी दी थी, जिस पर जैन ने खुशी से अपने मोहल्ले, रिश्तेदार, ऑफिस, हर जगह मिठाइयाँ तकसीम की थी, जबकि इरहा को तो बेहद शर्म आ रही थी सबसे, और जैन तो अतावला हुआ जा रहा था कि कब 9 महीने गुजरे और बच्चा इसके हाथ में हो। जगाम और जैगम अब 14 साल के हो चुके थे। हमजा के साथ अनाया की ज़िंदगी हसीन से हसीनतर हो चुकी थी। सब ही अपनी ज़िंदगियों में बेहद खुश थे। इस वक्त सब अनाया की तरफ मौजूद थे। जरदाद की सालगिरह के लिए नेहा और मूसा के आने के बाद जरदाद ने केक कट किया था और पहले अनाया को खिलाया, जो जरदाद की दाएं तरफ खड़ी थी, और फिर हमजा को जब बाएं तरफ खड़ा था। अनाया ने नम नज़रों से जरदाद को देखा, जो कि ऊंचा, लंबा, मजबूत शानों वाला, वजाहत से भरपूर था और अपने कद और जिसामत की वजह से अपनी उम्र से बड़ा लगता था। हमजा और वो दोनों खड़े थे और वो हमजा से भी लंबा लग रहा था। जरदाद ने मुस्कुराकर अनाया को अपनी बाहों के घेरे में लिया। माई ब्यूटीफुल लेडी, आप कहाँ खोई हैं? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि मेरा बेटा कितनी जल्दी से बड़ा हो गया है। मॉम, मैं जानता हूँ आपकी आंखों में नमी किसी और वजह से है। जरदाद ने ये बोलकर अनाया को अपने गले से लगाया तो अनाया जरदाद के गले लगकर रोने लग गई। वो भी बहुत बड़ी हो गई होगी। पता नहीं जिंदगी में इससे कभी मिल भी सकूंगी कि नहीं, या फिर इसे याद करते करते ही मर जाऊंगी, अनाया ने सिसकते हुए कहा तो जरदाद ने लब भींच लिए। मॉम, आप जानती हैं ना कि मेरा बचपन से वादा है आपसे कि मैं उसे ज़रूर वापस लाऊंगा। बस आप समझ लें कि मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। बस कुछ वक्त और दें, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास होगी। डोंट वरी। जरदाद ने अनाया के आंसू साफ करके इसे तसल्ली दी। तब तक हमजा भी दोनों के करीब पहुंच गया। क्या रियाजो नियाज हो रहे हैं माँ बेटे में। डैड, ये मेरा और मेरी लेडी का सीक्रेट है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते। जिस पर हमजा ने घूरकर जरदाद को देखा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मेरी लेडी है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा जो तुम तीनों में से कोई मेरी बीवी पर कब्जा करे। तुम तीनों की वजह से मैं अपनी बीवी को हनीमून पर लेकर जा रहा हूँ। हमें भी कोई प्राइवेसी चाहिए, वरना यहाँ तो हर वक्त तुम तीनों हमारे सर पर सवार रहते हो। शर्म करो हमजा, बाल सफ़ेद हो गए हैं और औलाद के सामने कैसी बातें कर रहे हो। अनाया ने हनीमून वाली बात पर लाल पीली होते हुए कहा, और अनाया को इस तरह देखकर जरदाद और हमजा दोनों ने कहका लगाया, जिस पर अनाया पैर पटकती हुई इनसे दूर चली गई। जरदाद को एक फ़ोन कॉल आई और वह साइड पर चला गया। सर, मिस दिलाज का पता लग गया है। वो नॉर्वे में पिछले 15 साल से हैं और वो अगले कुछ दिनों में दोबारा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं। मैडम की तस्वीर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन के मसूल होने पर सरदार ने धड़कते दिल के साथ मैसेज ओपन किया, जहां एक बेहद स्टाइलिश 10 एज लड़की वाइट शर्ट और स्किन कलर की पैरों को छूती स्कर्ट में मौजूद थी। बालों पर स्टाइलिश से सनग्लासेस थे और हाथ में एक क्लच पकड़ा हुआ था। लड़की के नकुश अनाया से मिलते थे, लेकिन कुछ हद तक लड़की का रंग बहुत गोरा था और कद में वो भी अनाया की तरह तराज थी। अभी तुम्हारे पास वक्त है, कुछ सालों तक बाद में तुमने यहाँ ही आना है, सरदार ने सोचते हुए सेल ऑफ करके पॉकेट में रखा और सबकी तरफ बढ़ गया। मॉम, डैड, हम न्यूयॉर्क क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दिलाज ने फातिमा के गले में बाहें डालते हुए कहा। क्योंकि बेटा, हम न्यूयॉर्क से ही हैं। यहाँ तो हम किसी वजह से आए हैं और अब मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। उमर ने मुस्कुराकर दिलाज का हाथ चूमते हुए जवाब दिया। लेकिन डैड, मेरी स्टडी अब वहाँ जाकर कंटिन्यू करना। ओके, लेकिन डैड, हमारा अपना मुल्क तो पाकिस्तान है ना, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? मुझे बहुत शौक है वहाँ जाने का। पाकिस्तान के नाम पर उमर के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। फातिमा ने दुख से उमर की तरफ देखा, जिसने नज़रें चुरा ली। बेटा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, आप पैकिंग कर लो, जो जो लेकर जाना है। हम 2 दिन बाद चले जाएंगे। जबकि थोड़ी देर बाद फातिमा भी स्टडी रूम में दूध का गिलास लेकर चली गई। उमर चेयर पर सर टिकाकर बैठा हुआ था। फातिमा ने उमर के कंधे पर हाथ रखा तो उमर ने फातिमा का हाथ पकड़कर होंठों से लगाया। मैं जानता था तुम जरूर आओगी मुझे देखने। उमर ने फातिमा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा और इसे अपनी गोद में ही बिठा लिया। वो पिछले 10 सालों से फातिमा को इसका हक दे चुका था, इसे बीवी तस्लीम कर चुका था, क्योंकि वो एक गुनाह तो कर चुका था, एक की जिंदगी खराब की थी, अब दूसरी लड़की की नहीं कर सकता था जिसने इस पर एहसान किया था और मोहब्बत भी करती थी और एक हमदर्द दोस्त भी थी इसकी। फातिमा ने उमर के बाल सहलाए। मुझे तो आना ही था, क्योंकि मैं जानती थी आप परेशान हैं। हाँ फातिमा, मैं बेहद परेशान हूँ।
दिल आज दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। वो सवाल जवाब करेगी, अब मुझसे मैं उसे क्या जवाब दूंगा। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। वक्त से पहले कुछ ना सोचे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और दिलाज शॉपिंग पर जाना चाह रही है, इसे ले जाएं। शुक्रिया फातिमा, तुम ना होती तो हम दोनों बाप बेटी का क्या होता। उमर ने फातिमा को गले लगाया। फातिमा तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मोहब्बत पर मेरा इख्तियार नहीं। काश मैं मोहब्बत भी तुमसे कर सकता। उमर ने दिल में सोचा। मैं जानती हूँ उमर, आपको मेरा बहुत ख्याल है, बहुत परवाह है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। आपकी आंखों में आज भी अनाया का अक्स वासिया नजर आता है। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत मांगूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। फातिमा भी उमर के सीने से लगी सोच रही थी। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि स्टडी का दरवाज़ा नॉक हुआ। हेलो लवर्स, कुछ बेटी का भी ख्याल कर लें, मुझे शॉपिंग पर जाना है, आप बाहर आ जाएं। बाहर से दिलाज की आवाज़ आई, जिस पर फातिमा जल्दी से पीछे हुई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। जरदाद एंड दिलाज। मीटिंग रूम की तमाम नशिस्तें फुल थी, सवाए एक है जो कि मिस दिलाज दुरानी के लिए थी, जो एक बेहतरीन बिजनेस वूमेन थी, जिसने अपने बाप के बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, जिसके बाप ने 16 साल की उम्र से ही इससे बिजनेस के बारे में मालूमात देना शुरू कर दी थी। बिजनेस की तमाम ऊंच नीच इसे समझाई थी, कुछ बाप की बदौलत और कुछ अपनी मेहनत की बदौलत। आज 23 साल की उम्र में इसका शुमार बड़े बड़े बिजनेसमैन्स में होता था। हर कोई इसकी काबिलियत पर फख्र करता था। आज की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े होटल में थी, जहां पर मुख्तलिफ मुल्कों से बिजनेसमैन आए थे। जो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि पाकिस्तान में शुरू था। इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी भी दिलाज ने पाकिस्तान की वजह से ली थी। यह प्रोजेक्ट दो कंपनियों को मिलना था, जिन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना था। हर कोई जानता था कि दिलाज को यह प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन साथ कोई दूसरी कंपनी कौन सी होगी ये देखने को सब पुरजोश थे, और सब ने मेहनत भी खूब की थी। मीटिंग शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले मीटिंग रूम में हिल की टिक टिक की आवाज़ गूंजी थी। सामने दरवाजे की तरफ नजरें की तो सभी एक लम्हे के लिए साकित रह गए। इतना हुस्न देकर, जो कि एक कशिश रखता था, खुद में इस पर मुतजाद इसका एटीट्यूड, साथ ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ परफेक्ट थी। मीटिंग शुरू हुई तो सामने प्रोजेक्टर पर अपने अपने आइडियाज़ दिए। अब सब रिजल्ट के इंतज़ार में थे। आप सबके आइडियाज़ अच्छे थे, लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट दो लोगों को मिलना है, इसलिए जिनके आइडियाज़ हमें मुनफरिद और बेहतर लगे, ये प्रोजेक्ट इनको मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट मिलेगा मिस दलाज को और इनके साथ मिस्टर जरदाद सुल्तान हैदर की कंपनी को, जो कि मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। दिलाज ने अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठे एक नौजवान को देखा, जिसके चेहरे पर साइड स्माइल थी। वो गंदमी रंगत का एक खुश शक्ल नौजवान था, जिसकी पर्सनैलिटी में एक मकनातीसी कशी थी, जो कि मुस्कुराकर सबकी मुबारकबाद वसूल कर रहा था। अब इसने अपनी नज़रों का रुख दिलाज की तरफ किया, जो कब से इसे ऑब्जर्व कर रही थी। जरदाद के एकदम दिखने पर कुछ गड़बड़ा सी गई, क्योंकि इसकी नज़रें ही अंदर तक उतर जाने वाली थी। वो अपनी सीट से उठी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जरदाद, आई होप आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। दिलाज ने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसे जरदाद ने फौरन थाम लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा मिस दोरानी। क्या फिर से होने जा रही थी एक नई कहानी शुरू, और इस कहानी में कौन कौन से मोड़ आने वाले थे। जिंदगी रुकती नहीं, जहाँ से एक कहानी खत्म होती है वहां से दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी को जिंदगी कहते हैं। अब फिर मोहब्बत के हादसे होने वाले थे, लेकिन कुछ नए किरदारों के साथ। खत्म शुद्ध। क्योंकि ये मेरा पहला नावल था, लेकिन लिखने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, इनको दरगुजर करें। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतरी आ ही जाएगी, और इसका सीज़न 2 बहुत जल्द आएगा। लेकिन पहले मैं अपनी मसरूफियात से ज़रा कम कर लूँ। इसके बाद ही, जैसे ही मेरी मसरूफियात कुछ कम होगी, मैं नावल लिखना स्टार्ट कर दूँगी। फ़िलहाल अभी कोई इरादा नहीं है सीज़न 2 लिखने का, लेकिन जैसे मेरी मसरूफियात ने मेरा पीछा छोड़ा, मैं ज़रूर नावल लिखूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और प्यारे रीडर्स, आप सबको नावल कैसा लगा? आया हमज़ा और शहीर सारा, सबके किरदार आप सबको कैसे लगे? नेहा और मूसा की एंडिंग कैसी हुई? और सब ने कमेंट करके मुझे रिव्यू देना है कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।